this, you know who I am. तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रेसलर्स के बारे में जिन्होंने AEW को छोड़ के WWE को ज्वाइन कर लिया है और आखिर ऐसा क्यों है। और अभी रिसेंटली NXT के ऊपर AEW की फॉर्मर स्टार रिकी स्टार्क्स ने अपना डेब्यू कर लिया है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। और यार इसी के साथ साथ इस चैनल को 1 साल हो चुका है और 15 तारीख को इस चैनल को 1 साल हो गया था और मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट भी डाली थी कम्युनिटी टैब के अंदर। और यार मैं ना सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया हूं कि इस चैनल को 1 साल हो गया और इस चैनल के ऊपर मुझे काम करते हुए 1 साल हो गया है। इस चैनल की जो सबसे पहली वीडियो थी वो थी ब्रॉक लेसनर के ऊपर और उस टाइम पर तो भाई इस चैनल के ऊपर मैं बहुत ही कम काम करता था। मैं महीने में 1 वीडियो डाल रहा था। पर रेसलमेनिया के टाइम पर जो रोड टू रेसलमेनिया थी उस टाइम पर इस चैनल में मैंने बहुत सारी वीडियोस डालनी चालू करी थी। तो भाई अभी तो इस चैनल को सिर्फ 1 ही साल हुआ है। तो मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूँ कि भाई इस चैनल पे बने रहो क्योंकि आगे आने वाले कई सालों में इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब इसी के साथ अपनी वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे AEW स्टार्स ने WWE को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें से एक है रिकी स्टार्क्स जिन्होंने NXT के ऊपर अपना WWE डेब्यू करा है। और अगर आप लोगों ने AEW देखे तो आप लोग इन्हें जरूर जानते होंगे क्योंकि AEW के रोस्टर में से कुछ वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक सुपरस्टार्स में से एक है। और अगर आप लोग इन्हें फिर भी नहीं जानते हैं तो WWE के अंदर भी इन्होंने बहुत पहले वर्क करा है, जहां पर वो एक रायबैक के साथ सेगमेंट में थे, जहां पर रायबैक ने इनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करा था। और अगर ये चीज भी आप लोगों को याद है तो इसका मतलब आप लोग भी WWE को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं और बारीकी से हर चीज को देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ और भी रेसलर्स हैं जिनको AEW से रिलीज करा गया है या उन्होंने AEW से अपना रिलीज मांगा है, जिसमें से एक है मैलाकाई ब्लैक जिनको हम एलिस्टर ब्लैक के नाम से जानते हैं, और फिर मीरो ऑल्सो नोन एज रूसेव, और फिर रिकी स्टार्क्स जिनके बारे में तो मैं अभी बात ही कर रहा था। और रिकी स्टार्क्स का जो केस है भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि AEW से जब इन्होंने अपना रिलीज मांगा, जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो AEW के साथ जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उसके 24 घंटे बाद इन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया क्योंकि जिस दिन ये AEW से रिलीज हुए हैं उसी से अगले दिन NXT के ऊपर इन्होंने अपना डेब्यू कर दिया है। और जैसे कि यार मैंने इनके बारे में बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक सुपरस्टार्स में से एक है, पर AEW ने इन्हें कभी भी ऐसे सीरियसली नहीं लिया। और एक मोमेंट जिसके बाद से तो बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे AEW के अंदर, वो होता है जब ये एडम कोपलैंड जिनको हम रेटेड आर सुपरस्टार एज के नाम से भी जानते हैं, तब इनकी सेगमेंट होती है रिकी स्टार्क्स के साथ। और वहां पर यार ये एक अनस्क्रिप्टेड प्रोमो बैटल होता है इन दोनों के बीच में, जहां पर रिकी स्टार्क्स भी एज के बारे में कुछ बोलते हैं। और एज को तो भाई हम सभी जानते हैं कि कैसे वो एक लेजेंडरी माइक वर्कर हैं, तो भाई उनकी तो बराबरी वैसे भी कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने भाई रिकी स्टार्क्स को बोला था कि वो द ग्रेट वन, द रॉक के वनीला मिजिट वर्जन है। खैर इससे भाई रिकी स्टार्क्स के ऊपर कोई ऐसे इंपैक्ट तो नहीं पड़ा, पर ये एक उनका ऐसा मोमेंट है जो कि AEW के अंदर बहुत ही ज्यादा याद करा जाता है। और ये चीज तो यार मेरे को बहुत पहले से पता थी कि जब उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होएगा ना तो ये WWE को ही ज्वाइन करेंगे। और WWE को ज्वाइन करने से पहले ही यार ये WWE के अंदर बहुत बार अपीयर हो चुके हैं क्योंकि रेसलमेनिया 40 की नाइट पर भी थे जब कोडी रोड्स ने अपनी चैंपियनशिप को जीता था। और इसके अलावा भी WWE के अंदर कई बार अपीयर हो रखे हैं। अब AEW के अंदर जो इनका पुश था ना भाई वो इतना कुछ अच्छा खासा नहीं था। और AEW के अंदर जो इनके रिलेशंस थे जैसे कि CM पंक और कोडी रोड्स के साथ, क्योंकि इनके बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो फिर यार आखिर ही AEW के अंदर क्यों ही रहेंगे। इन्होंने भी फिर AEW को छोड़कर WWE को ही ज्वाइन कर लिया। और अक्सर यार देखा जाए तो AEW के अंदर जो भी फिलहाल का जो रोस्टर है, जो वहां के रेसलर्स हैं, वो AEW से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जैसे कि यार मैंने रिकी स्टार्क्स के बारे में बताया, उन्हें वो पुश नहीं दिया जा रहा था जो कि वो डिजर्व करते थे AEW के अंदर। और उनके AEW के लास्ट रन के अंदर बताया जाता है कि टोनी खान ने उनके आगे कई सारे ऐसे प्लान्स रखे थे, पर रिकी स्टार्क्स ने भाई उन सभी प्लान्स को ड्रॉप कर दिया था। अब क्योंकि भाई उस बंदे के मन में ही आ गई है कि वो AEW को छोड़ दे, तो आखिर वो क्यों तुम्हारे क्रिएटिव के अंदर इतना दिमाग लगाएगा। और फिर इसी के साथ साथ मीरो जिनका भी AEW के अंदर करियर है वो ऐसे अप डाउन वाला रहा है, कभी तो उन्हें एक अच्छा पुश मिला है तो कभी उनके बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। और उन्होंने तो भाई अपना लास्ट मैच रेसल करा था साल 2023 के एंड में, उसके बाद से लेकर अब तक यार वो कहीं पर भी अपीयर नहीं हुए हैं। और पिछला साल तो उन्होंने बिल्कुल भी रेसल नहीं करा। और फिर इसी के साथ साथ मैलाकाई ब्लैक जिनको हम एलिस्टर ब्लैक के नाम से जानते हैं, इनके बारे में भी तो यार बहुत लंबे टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि ये AEW को छोड़ने वाले हैं जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब वैसे देखो यार जो ये AEW का रोस्टर है ना ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल चीज है कि रोस्टर में से हर एक रेसलर को उठाकर उन्हें एक अच्छा खासा पुश दिया जाए। अब जैसे कि मैलाकाई ब्लैक के बारे में बात करी यार, वो बहुत बढ़िया रेसलर है, उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और
उन्हें आसानी से एक मेन इवेंट स्टार बनाया जा सकता है। पर आखिर यार तुम कर ही क्या लोगे जब तुम्हारे रोस्टर के ऊपर इतने सारे रेसलर्स होंगे? आखिर तुम किस किस को टाइम दोगे एक मेन इवेंट स्टार बनाने का? पर यार मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच की इस एरा के अंदर एलिस्टर ब्लैक को एक अच्छा खासा पुश मिल सकता है। अब लास्ट टाइम जब वो WWE के अंदर रेसल करते थे तब उस टाइम पर वो मेन रोस्टर में स्मैकडाउन के ऊपर थे, पर उस टाइम पर भाई विंस मैकमैन हेड थे और वो एलिस्टर ब्लैक के अंदर कोई भी ऐसे पोटेंशियल नहीं देखते थे, जिसके कारण फिर उन्हें WWE से रिलीज भी कर दिया गया था। और यार ये बात तो वैसे भी हम सभी जानते हैं कि एलिस्टर ब्लैक एक ट्रिपल एच गाय हैं, क्योंकि NXT के अंदर भाई उन्हें एक मेन इवेंट स्टार की तरह ट्रीट करा जाता था। और फिर अपने WWE रन के खत्म होने के बाद उन्होंने फाइनली AEW को ज्वाइन कर लिया था, पर वो कभी भी उस लेवल को नहीं रीच कर पाए जो कि वो करना चाहते थे। अब यार मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उनका पूरा AEW करियर एक क्रैशिंग कार की तरह था, क्योंकि उन्होंने AEW के अंदर बहुत सारे बढ़िया मैचेस दिए हैं, पर भाई NXT के अंदर वो जितने बड़े स्टार थे ना वो AEW के अंदर कभी नहीं बन पाए। और जैसे कि यार मैंने रिकी स्टार्क्स के बारे में बताया, उन्होंने WWE की NXT को ज्वाइन कर लिया और आखिर ये उनके लिए बढ़िया ही है, क्योंकि वो WWE की जो प्रोग्रामिंग है इसको शुरुआत से ही समझ सकते हैं। और फिर रही बात यार अपने रूसेव की, तो इनकी सिचुएशन भाई बहुत ही ज्यादा ऐसे घुमावदार है। अब इससे पहले भी हम सभी लोग जानते हैं कि WWE के अंदर उनका बहुत बढ़िया रन रहा है और वो बहुत सारी बढ़िया मोमेंट्स का पार्ट रहे हैं, और वो कैसे WWE के फैंस के अंदर बहुत ही ज्यादा ओवर थे, पर विंस मैकमैन भाई उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और आई थिंक यार ये 50-50 चांस है कि वो WWE को ज्वाइन करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार वो TNA को जाकर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर एडन इंग्लिश भी है और क्या पता वहां पर रूसेव डे को वो फॉर्म कर ले। अब देखो यार, जैसे कि मैंने इन रेसलर्स के बारे में बताया, इनके पीछे की कोई भी कहानी नहीं जानता कि आखिर इन्हें रिलीज करा गया है या इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है AEW के साथ, या इन्होंने AEW से अपना रिलीज मांगा है। क्योंकि आप लोग सभी CM पंक वाली उस सिचुएशन को तो जानते होंगे जिसको टोनी खान और AEW ऐसे बड़ा चढ़ाकर बोलती थी कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, CM पंक ने बैक स्टेज में लड़ाइयां करी, उसने वहां पर ये कर दिया। पर एंड में भाई जो सच निकल कर आया ना, तब पता लगता है कि CM पंक की कोई गलती नहीं थी और टोनी खान या AEW इनकी आदत है भाई बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की। तो इस चीज के ऊपर भाई कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जिसमें से भाई पेंटा ने तो AEW को छोड़ के WWE को ज्वाइन कर लिया है और उनको शुरुआत से एक अच्छा खासा पुश दिया जा रहा है और उन्हें बिल्कुल एक मेगा स्टार की तरह दिखाया जा रहा है। पर उनके भाई रे फिनिक्स के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि रे फिनिक्स यार AEW को छोड़ना तो चाहते हैं, पर जो भाई AEW है या कहो टोनी खान है वो उन्हें रिलीज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका इंजरी टाइम है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में डालना चाह रहे हैं। अब किसी को ऐसे नहीं पता है तो यार किसी रेसलर का अगर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी टाइम है उसमें से अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो वो जो इंजरी का जो उसका टाइम था ना, चाहे वो 10 महीने हो 5 महीने हो, उसको आगे और ऐड कर दिया जाता है। और कुछ टाइम पहले तो हम सभी जानते कि रे फिनिक्स ने एक पोस्ट भी डाली थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर वो ऐसे ट्रैप हो रखे थे, उनको ऐसे बंदी सा बना रखा था। और बेसिकली यार वो इससे यही बताना चाह रहे होंगे कि कैसे उन्हें ट्रैप कर रखा है, वो फ्री होना चाहते हैं, वो कहीं और रेसल करना चाहते हैं, पर AEW उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रही है। और यार ये चीज तो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रही है कि आखिर टोनी खान करना क्या चाहते हैं और आखिर वो उन्हें क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि AEW का जो रोस्टर है भाई वो इतना बड़ा है और इसमें से इतने सारे जो रेसलर्स हैं जिनमें से एक रे फिनिक्स भी है, उनके साथ वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो फिर उन्हें भाई रिलीज क्यों नहीं करते, उनका टाइम भी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और फिर यार खुद ही सोच कर देखो कि इन्हें रखने का फायदा है क्या है। और AEW के तो यार बैक स्टेज रोस्टर में भाई है ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, उनकी भाई ये चीज समझ ही नहीं आती कि उनके मैनेजमेंट चलती कैसे है। जैसे कि कुछ टाइम पहले ब्रिट बेकर, जिनको तो आप लोग जानते होंगे कि वो AEW की स्टार हैं, और उनके बारे में कुछ ऐसे बैक स्टेज इश्यूज बताए जा रहे थे जिनके बारे में मुझे भी ऐसे कुछ खास नहीं पता। और यार ये बात आप लोग खुद ही सोच कर देखो, अगर वो बैक स्टेज में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है AEW के अंदर भी, फिर भी इसके बावजूद टोनी खान उन्हें आखिर रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। और आखिर वैसे वो इतने सारे रेसलर्स का करना क्या चाहते हैं, अगर वो अपना रिलीज मांग भी रहे हैं या ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रहे हैं तो उन्हें रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ भाई ईथन पेज और शॉन स्पियर्स, इन दोनों को भी आप लोग जानते होंगे कि AEW के अंदर वर्क करते थे, पर फिर इन्होंने पिछले साल ही AEW को छोड़ के WWE की NXT को ज्वाइन कर लिया था। अब ईथन पेज के साथ तो यार ऐसा है कि साल 2021 के अंदर उन्होंने AEW को ज्वाइन करा था, और जो उनका पुश था भाई वो ऐसे ठीक ठाक ही था, कभी उन्हें अच्छा पुश दिया जा रहा था तो कभी उन्हें मतलब ठीक ठाक पुश ही नहीं दिया जा रहा था। और कम से कम 1 साल के बाद तो उन्हें टीवी से गायब कर दिया, फिर उन्हें ROH के ऊपर ही फीचर करा जाता था। और वहीं पर शॉन स्पियर्स को ले लो तो भाई इनका करियर तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि भाई AEW जब साल 2019 में शुरुआत हुई थी जब इसकी, तब उस टाइम पर साल 2019 और साल 2020 ही ऐसा होगा जब मैंने कभी शॉन स्पियर्स के बारे में AEW के अंदर सुना होगा। इसके बाद तो मेरे को ये पता भी नहीं था कि शॉन स्पियर्स AEW के अंदर रेसल करते हैं। तो भी यार जैसे कि मैंने ये चीज तो आप लोगों को बताई दी कि आखिर इन सभी चीजों के पीछे रीजन तो नहीं पता कि आखिर इतने सारे जो AEW स्टार्स हैं इन्होंने AEW को क्यों छोड़ दिया, आखिर इन्हें रिलीज करा गया है या इन्होंने अपना रिलीज खुद मांग लिया है, और आखिर उन्होंने क्यों AEW को छोड़ा है, क्या इसके पीछे क्रिएटिव का कारण है। तो इस चीज के बारे में तो यार हम में से कोई भी नहीं जानते कि आखिर इन्होंने क्यों AEW को छोड़ा। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।